नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इस महीने के आखिर या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी इस दौरान की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है और इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने एक खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी इस दौरान डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी दिखाते हैं। और चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और समझिए कि गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद इस दौरान दी है और 27 लाख गरीब परिवारों को इस दौरान मुफ्त में अनाज दिया गया है। तो यानी कि कोरोना काल में गरीबों को राहत दी गई है। नवंबर 2021 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ये सरकार का आप इस पर लक्ष्य है कि आने वाले समय तक ये जितने भी गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको इस दौरान राहत दी जाएगी। होम आइसोलेशन मरीजों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ इस दौरान कोई भी शख्स, कोई भी मरीज अगर कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में कोविड-19 इलाज को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा भी गया है ताकि इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। गरीब परिवारों को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ा गया है और ऐसे में बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि भेजी गई है। तो किसी भी तरीके से इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा, सीधे जो राहत है वो आपके अकाउंट में पहुंचेगी। कोरोना से मौत पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद इस दौरान दिए जाने की बात की गई है और गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी यहां दी जा रही है। तो प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, गरीबों को राहत देने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की है और इसका कितना फायदा आपको मिल रहा है और साथ ही साथ इससे जरूरतमंद लोगों को कितना जोड़ा गया है, ये अपने आप में कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए कम से कम कोरोना के संक्रमण के दौर में जहां बहुत हद तक लोग प्रभावित हुए हैं, उनके रोजगार चले गए, तो ऐसे में उन तक जो राशन है कम से कम वो पहुंचाया जाए, इसको सुनिश्चित किया गया। इसीलिए नवंबर 2021 तक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाना है। होम आइसोलेशन मरीजों को भी 5,000 रुपए इस दौरान दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कि प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। तो गरीब परिवारों को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ा गया है, बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजी गई है और जरा हम एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रदेश की सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण कदम है और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद कारगर ये कदम माने जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में हरियाणा सरकार के इन कदमों की सराहना की जा रही है और इस मॉडल को अपनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौर में हरियाणा की सरकार ने व्यवस्थाएं तैयार की हैं, दुनिया के बाकी देश इससे सीख ले रहे हैं। हरियाणा के अधिकारियों से लगातार बैठक कर जानकारी हासिल की जा रही है और ये समझा जा रहा है कि हरियाणा सरकार जो कि मुश्किल भरे दौर में क्या कदम उठाती है, कैसे कोरोना को संक्रमण को रोका जाता है, ये जो कोशिशें हैं वो बेहद कारगर साबित हुई हैं और इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश इससे बेहद प्रभावित हुए हैं और इसलिए वो भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अपने देश के अंदर उनको लागू कर पाएं और संक्रमण को बहुत हद तक रोक पाने में सफलता उस दौरान हासिल करें। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैथल से पीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र ममगई शैली हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इसी बीच हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लवलीन मंगला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लवलीन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर शैलेंद्र आपसे ही कर रहा हूँ। मौजूदा वक्त में कोरोना का खतरा आज भी बना हुआ है, संक्रमण को लेकर के आज भी शंका लोगों के जहन में है। हर कोई चाहता है कि इस कोरोना से बचा जा सके, लेकिन कैसे बचा जा सके और क्या इसके लिए उपाय हो सकते हैं, बहुत हद तक लोगों को जानकारी है, लेकिन क्या अभी तक उसके कारगर तरीके हैं, जरा वो आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपका हरियाणा का ये इंडिया न्यूज चैनल जो है, ये पूरे देश का ऐसा लोकप्रिय चैनल है जिसे करोड़ों दर्शक देखते हैं।
तो मैं आपके चैनल का एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कई बार आपने मौका दिया कि मैं जनता से सीधा मुखातिब हो सकूँ और अपनी बात पहुँचा सकूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि यार ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कोरोना से बचा जा सकता है। तो मैं जनता को बता दूं कि जैसे धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग कोरोना से बचाव का टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू ये है कि लोग इस वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी लापरवाह हो गए हैं। मैं कैथल में देखता हूँ, मैं कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गया, वहाँ भी काफ़ी लोग बगैर मास्क के घूम रहे थे, और अस्पताल में भी काफ़ी लोग, हालांकि मैंने अभी पिछले दिनों चलान भी शुरू किए, पिछले हफ्ते 11 लोगों के चलान भी किए थे 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो लोग बड़े लापरवाह से गए, उनको लगता है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का मतलब है कि उनकी नाभि में अमृत कुंड आ गया, उनको कोई नहीं मार सकता। तो मेरी जनता से अपील है कि कोरोना वैक्सीनेशन का अपना रोल है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और माध्यम हैं जिनका आपने छोड़ना नहीं है, जो कि हमेशा रहेंगे, वो काम उनका लाभ रहेगा इसमें। एक तो आपने प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना है। मेरे सामने ये मास्क है, आपने इस मास्क को बाहर से पकड़ना है। ये नया मास्क है, मैंने अभी लाया है, और इसको ऐसे करके लगाना है और ऐसे करके लगाना है दूसरे कानों पे। आप इसको क्रॉस करके भी लगा सकते हैं, क्रॉस करके जब लगाएंगे तो ये निकलने की संभावना कम रहती है। दूसरा, ये नाक के ऊपर पूरी तरह ढका होना चाहिए और ठोड़ी से नीचे ढका होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वायरस जो है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से, सांस की नाली के माध्यम से अंदर जाता है। तो अगर आपने मास्क ऐसे लगा लिया या आपने ऐसे कर लिया, यहाँ से कर लिया, नीचे से उठाया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कोई मंत्र पढ़ा और ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, तो ये माना जाता है उसका असर नहीं होगा। तो इसी तरह आपने तरीके से मास्क लगाना है, और मास्क को जब उतारना है तो आपने यहाँ से पकड़ के उतारना है, यहाँ से लगाना, क्योंकि जैसे ही आप मास्क के बाहर वाली सतह पर हाथ लगाते हैं तो इसका जो सुरक्षात्मक इसका जो पहलू है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो क्या होगा, जैसे आप यहाँ टच करेंगे फिर वो इधर उधर टच करेंगे, वो आपकी सांस की नली के अंदर जाने की संभावना रहती है और संक्रमण की आशंका बनी रहती है। तो एक तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना है, दूसरा आपने 2 गज की दूरी रखनी है, आपने सामाजिक दूरी रखनी है आपस में, क्योंकि ये अगर 2 गज की दूरी से कम होगा तो फैलने की आशंका रहती है। तीसरा, आपने वैक्सीनेशन का जरूर करना है, और ये मैंने आपको तीनों तरीके बता दिया। ठीक है, और ये बेहद कारगर और भी आपने तरीके समय समय पर जो है हाथ जरूर धोने हैं, जिसे कहते हैं कि जिसमें न्यूनतम 70% अल्कोहल हो। जी, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके द्वारा दी गई है। और मनसा वत्सा कर्मणा, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके द्वारा दी गई है। बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि हम ये देखते भी हैं कि जब हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि इसमें अब नया क्या है, कि अब आप मास्क तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसमें नई चीजें क्या है। लेकिन आप मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप सही तरीके से मास्क लगा रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जो कि यहाँ शैलेंद्र जी के द्वारा बताया गया है कि मास्क का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे आप उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या आप नाक के ऊपर सही तरीके से उसको पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सही तरीके से अगर मास्क लगाने का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही तरीके से मास्क नहीं लगाते हैं, तो भी हम कोरोना के संक्रमण से बच नहीं पाते हैं। डॉक्टर लवलीन जी, मैं इसी पर जरा आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क लगाते जरूर हैं, लेकिन सही तरीका ना होने की वजह से संक्रमण का खतरा तो उनके ऊपर भी बना रहता है, तो यानी कि सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपना जो मास्क है बहुत सही से लगाएं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि बहुत कॉमनली मिलता है कि मास्क जो है नाक से नीचे उतर के यहाँ पे होठों पे रहेगा बस। आप सांस नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, फिर भी सांस से लेना चाहिए, तो इसमें मास्क नीचे रहेगा। अगर मास्क यहाँ पर कवर है आपका, तो यहाँ से हवा जा रही है, साइड से हवा जा रही है, इधर से हवा जा रही है, इस तरह के मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। या बस आपका चालान ना कटे, या कोई आपको टोके नहीं कि मेरे को मास्क मत क्यों लगा रखा है, क्यों हटा रखा है, इसलिए आपको मास्क लगाना है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मास्क की कितनी जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये चीजें हमें पहले भी पता थी और अभी भी मास्क की महत्वता कितनी है, ये इस दौरान हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर्शक भी लगातार कार्यक्रम में अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं। यमुनानगर से देवेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नहीं, मेरी वाइफ को ना शुगर है, शुगर में टीका लगवा सकते हैं, डायबिटीज? ठीक है, डायबिटीज है, लेकिन क्या इस दौरान कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर शैलेंद्र ममगई, क्या इस दौरान वैक्सीन लगवाना सही है? डायबिटीज है। देखिए जी, जहाँ तक मधुमेह और अथवा शुगर का संबंध है, ये कोमोर्बिड कंडीशन में आता है। इससे शरीर की आपकी प्रतिरोधी क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है। तो ये दिशा निर्देश हैं
कि जो शुगर से पीड़ित लोग हैं, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग हैं, कई बीमारियां हैं, एक सूची है, वो उनसे जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको तो वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही कमजोर है। जैसे हम देखते हैं कि किसी को कभी चोट लग जाए, कोई पैर फ्रैक्चर हो जाए और वो हड्डी जुड़ जाए, वो दोबारा जब गिरता है तो अमूमन वही हड्डी टूटती है जो पहले टूटी होती है, क्योंकि कमजोर होती है। इसी तरह शुगर का है, शुगर में सारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे मौके पे जैसे कमजोर देश पर, कमजोर व्यक्ति पर सब अटैक करते हैं, ऐसे अगर आपकी शरीर की कमजोर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो जाहिर है कि कोरोना वायरस आपको बख्शेगा नहीं अगर आपने सावधानी नहीं बरती होंगी। इसलिए आपने कोरोना से बचाव का वैक्सीनेशन तो करानी है, लेकिन शुगर से पीड़ित लोगों को जरूर करवानी है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र जी, आप जितना जल्दी हो सके अपना स्लॉट ज़रूर बुक करें और अपनी जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको भी वैक्सीन की दोनों डोज ज़रूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना सवाल रखा और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको बखूबी तरीके से मिला होगा। लेकिन मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर लवलीन मंगला जी, मैं आपकी तरफ रुक करूँगा, लेकिन घनश्याम इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। घनश्याम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी वाइफ है, एज 38 है। ठीक है। उनको थायराइड है और एलर्जिक है, अस्थमेटिक और इन्फ्लुएंजा टाइप भी हो जाता है। तो क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए सर? ठीक है डॉक्टर लवलीन, क्या वैक्सीन लगवाना अभी सही है या इंतजार करना चाहिए? आपको तो वैक्सीन सबसे पहले लगवाना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि आपको जब पेशेंट को आपको पता है कि अस्थमा है और उनको बार बार इन्फ्लुएंजा की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में तो अगर कोरोना हो गया तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी अभी से अभी वैक्सीनेशन लगवाइए और उसका कोर्स पूरा करिए। कहीं अगर तीसरी वेव और आने लग गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। अभी जाइए, और मेरे ख्याल तो अभी पॉसिबल है तो कल सुबह जाके सबसे पहले आप वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, तो घनश्याम जी, बहुत जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है और इसीलिए लगातार इंडिया न्यूज़ यानी कि इस मंच के जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में अगर कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ, तो आप बेझिझक होकर के इस मंच के जरिए पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब वो यहाँ पर देंगे। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ भी देखी है लवनीत जी कि बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका रहती है वैक्सीन ना लगवाने को लेकर के, हमें ये बीमारी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अमूमन लोगों को होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई या बीपी की परेशानी है। तो ऐसे अमूमन जितने भी मरीज़ हैं, क्या उनके लिए कारगर है कोरोना की वैक्सीन और बिना देरी किए क्या उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? बिल्कुल जी, जो भी जनरल आपकी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की है, थायराइड है या बीपी है या आपकी नॉर्मल जैसे हार्ट की भी बीमारियां हैं किसी मेडिकेशन में, उनमें कोरोना की वैक्सीन से कोई समस्या नहीं है। वो आप जाएं और अपने आप फटाफट से वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें खून में की वजह से प्लेटलेट कम होते हैं, जैसे उनको जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हेरिडिटरी कुछ बीमारियां होती हैं, उन लोगों को पता होता है और वो मरीज बहुत ही कम होते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप कभी भी जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। और उल्टा ये तो हमने देखा ही है कि जिनको कोमॉर्बिड दिक्कत है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया कि जिनको ज्यादा है उनको तो पहले वैक्सीनेशन पहले लगनी चाहिए। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक कार्यक्रम में है, स्नेहलता, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी एज है 63 है दो। ठीक है। हाँ जी, तो मेरे को तो एक तो हाइपरटेंशन ज्यादा डॉक्टर साहब, और एक हार्ट बीट मेरी अबव 100 रहती है, 110 120 तक चली जाती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब सिस्ट भी है, स्प्लीन में भी है और इसमें भी है डॉक्टर साहब का नाम, लीवर में भी बड़ी बड़ी मल्टीपल सिस्ट और किडनी में स्टोन। तो क्या मैं ये वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ? जवाब आप दे दीजिए। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल वैक्सीनेशन करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप जाइए वैक्सीनेशन लगवाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बुखार के आए थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा एक दिन वैक्सीनेशन लगवाने के बाद 1-2 दिन, वो बहुत ही कॉमन सी बात है। बच्चों को भी हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं, उनको भी बुखार आता है और बुखार आना एक तरह से एक अच्छी बात मानी जाती है, आप लगवा सकते हैं। ठीक है, हम बुखार क्यों आता है, अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो कहा जाता है कि 90% लोगों में बुखार आने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन क्या बुखार आने का सही मतलब क्या है, सही संकेत क्या है, उसके संकेत क्या होते हैं, ज़रा उसको भी हम समझेंगे। लेकिन मैं इस दौरान डॉक्टर शैलेंद्र आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी तक जितने भी कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके मन में एक शंका इस बात को लेकर के रहती है कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, इसलिए क्या हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। खैर मैं समझा, लेकिन सतीश इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर मेरा सवाल है, मेरी मदर इन लॉ है सर। ठीक है। उनकी शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, करीबन 350-400 के आसपास। ठीक है। तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है?
ठीक है, वैसे इसी तरीके का सवाल इससे पहले भी आया था और डॉक्टर दिया था, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र आप इस पर जवाब दे दीजिए। जैसे आपने मदनी सास की बात की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेल हो फीमेल हो। सिर्फ ये है कि 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई स्तर पर, अभी जैसे दर्शक ने सवाल पूछा था कि अगर कोई डायबिटीज हाइपरटेंशन या कोई अन्य बीमारी है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले लगवानी चाहिए। अगर मैं खुद वैक्सीन लगवा रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मेरे अगर पीछे 2 आदमी खड़े हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी है, जैसे मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, तो अंग प्रत्यारोपण हो रहा है या सांस की तकलीफ है, तो मैं जानता हूं कि उनकी प्राथमिकता है, तो मैं उनसे पीछे चला जाऊंगा लगवाने के लिए। भी आप पहले लगवाओ, आप प्रायोरिटी है आपकी, तो आपको जरूर लगवाना चाहिए। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि वैक्सीनेशन के लिए आपने किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। अगर वो आपके लिए उचित, आपके शरीर के लिए पर्याप्त है, तो आपको जरूर लगवानी है। और इसके लिए हर दिन अच्छा है, क्योंकि कोरोना भी अपने अवसर की तलाश में है, और आप ऐसे अवसर को ना चूकिए, पहले लगवाइए, ताकि कोरोना के खिलाफ आपके शरीर में रक्त में एंटीबॉडी बने और आप उसका मुकाबला। ये बेहद जरूरी है कि इस दौरान अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो वो आपको जरूर रखना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है, ये मैं था डॉक्टर लवलीन, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जितने भी अभी तक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने वैक्सीन सिर्फ इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि उनको कोई ना कोई और दूसरी बीमारी है। तो ऐसे में क्या ये सही है कि हम कोरोना की वैक्सीन लगवाएं? हालांकि आप कई लोगों का ये सवाल भी था, आपने हालांकि इस पर जवाब भी दिया, लेकिन हम उन सवालों को मिला करके एक साथ ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ऐसा अगर कोई भी मरीज है, और इसीलिए हमने देखा कि जिसको कोई भी बीमारी है सिर्फ उन्हीं लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और वही बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या वैक्सीन लगवाना सही है? देखिए, मैं एक बार डिटेल में इसका आंसर जरूर देना चाहूंगा जी। कि सबसे पहले जो पेशेंट्स हमारे जिनमें दिक्कत ज्यादा होने की संभावना है कोरोना में, जैसे जिनमें हमें जिंदगी खोने का एक खतरा है, जैसे जो ओल्ड एज हो गए, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, या फिर जिनकी उम्र यंग है, मतलब जो आपके 40-50 के आसपास है, लेकिन उनको कोई दिक्कत है, शुगर है, बीपी है, हार्ट है, किडनी की दिक्कत है, यही मरीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना का, और जो हमने पहली वेव और दूसरी वेव में भी देखा है। इन पेशेंट्स में हमें वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवानी चाहिए, और ये हमारी जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है उसमें भी दिखता है कि जो हमने पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर को और जो 60 प्लस के हैं उनको लगवाई, उसके बाद 45 प्लस में जिनको कोई दिक्कत है शुगर बीपी की, उनको लगवाइए। तो इस तरह में हमें खास तौर पे ये अब कोई क्वेश्चन इस बारे में, कोई सवाल जवाब इसमें अब इस टाइम में 1.5 साल बाद 1 साल बाद नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछता हूँ आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाने, लेकिन अगर कोरोना हो गया आपके मरीज को, तो आपके बचने के या उनकी जिंदगी का खतरे का कितना रिस्क है, आप ये भी तो सोचिए। आप वैक्सीन से डर रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना हो गया तो कितना खतरा है, आपने इस बारे में सोचा? लेकिन तो वैक्सीन बहुत सेफ है। मैं ही आपके सामने बैठा हूँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, और मेरे ख्याल आपने भी लगवा रखी होगी, और इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जो आराम से आपके आगे घूम रहे हैं। ठीक है, और मैं उससे ज्यादा आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ आपको, या आप भी देख सकते हो अपने एरिया में, जिन्होंने अपने घर में, अपने एरियाज में, अपने मोहल्लों में लोगों के नुकसान हुआ है और जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो इसलिए अभी जाइए, इन बारे में मत सोचिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप वैक्सीनेशन लगवाइए, वो बहुत सेफ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, आप ये जो सलाह है वो दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। श्याम सुंदर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना सवाल रखिए। सर, मेरी घरवाली को ये वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद में जो है ना छाती के दोनों साइड में दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब दिन में 1-2 बार हो जाता है और वो गले तक जाता है। अब डॉक्टर को दिखाया तो वो उसकी ईसीजी कर दी, इको कर दिया। आप बोलते हैं आप जो भाई वो क्या नाम वो करवाओ, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लड स्टेट डालते हैं ना, एंजियोग्राफी। ठीक है, तो सर ये एंजियोग्राफी, अब बताओ उसके तो कोई बीमारी नहीं थी, तो ये मतलब ये एंजियोग्राफी करवाना सही है या नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, आप ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। आपका सवाल हो गया है, जरा डॉक्टर शैलेंद्र आप इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि वैक्सीन लगवाई लेकिन उसके बाद ये कुछ बदलाव हुए हैं और परेशानियां जो सामने आ रही हैं, क्या इसको लेकर के कुछ और कंसल्ट करना चाहिए किसी और डॉक्टर से भी, या क्या इसके लिए सलाह हो सकती है?
देखिए, जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा है कि वैक्सीन के बाद इनको छाती में दर्द हुआ है और वो गले तक जाता है, मैं इनको एक स्पष्ट कर दूं कि वैक्सीन का और इस छाती के दर्द का मुझे लगता नहीं कोई संबंध है। ये एक महज संयोग है कि वैक्सीन के समय हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं और बात करते करते में कोई मैं कमरे के अंदर बैठूं, पंखा मेरे पे गिर जाए और मैं ये कहूं कि तुझसे बात कर रहा था इसलिए पंखा मेरे पे गिर गया, ये एक दूसरे पे दोषारोपण करने वाली बात है, इससे बचना चाहिए। और जहां तक ये छाती का दर्द सवाल है, ईसीजी कराई को कराई है, ये एस्टेब्लिश प्रोसेस है कि आप अपने किसी फिजिशियन को या हृदय विशेषज्ञ को दिखाइए और जांच कराइए। अगर वो कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह दे रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि वही गोल्डन रूल है। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक आप या तो यहाँ से या जांग की एक वेसल से, खून की नाड़ी से, फीमोरल आर्टरी से एक अंदर एक तार भेजते हैं, एक आधे घंटे का प्रोसीजर है और उसके थ्रू आप इंजेक्शन करते हैं और आधे घंटे के अंदर एंजियोग्राफी करते हैं और आप स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन सी नाड़ी बंद है, कितनी बंद है, कितने % बंद है। तो वो आपको ये स्पष्ट कर देगी कि आपकी हृदय की किस धमनी के अंदर कितना % रुकावट है और उसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है रुकावट ना हो, अगर रुकावट नहीं है तो इसका मतलब है संभावना यह है कि हृदय रोग उसका कारण नहीं है और कोई मानसिक या कोई छाती का ऊपर का हड्डी का या मांस का वो दर्द हो सकता है। तो इसकी जांच फिजिशियन से कराएं। ये महज कि छाती का दर्द है और कई बार हो रहा है, ये इसका कोई समाधान। फिजिशियन आपको एंजियोग्राफी की सलाह दे रहा है तो पानी का पानी करेगा कि आपको हृदय रोग है या नहीं है। जी ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर लवलीन आपसे एक सवाल, ये लोगों के मन में अक्सर ये उठता है कि हमने वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन उसके बाद बहुत हद तक लोगों में बुखार या फिर उनको जो है जहाँ पर इंजेक्शन लगता है या वैक्सीन लगती है वहाँ पर दर्द रहता है। तो बुखार जो आना है, इसको कई बार एक्सपर्ट्स और डॉक्टर ये कहते हैं कि ये आपके शरीर के अंदर जो वैक्सीन लगी है वो सही तरीके से काम कर रही है, ये इसके अच्छे संकेत हैं। तो इसके संकेत क्या हैं, जरा ये भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, वैक्सीन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जो वैक्सीन का मतलब ये है कि हम आपको एक छोटा सा माइल्ड सा बहुत हल्का सा इन्फेक्शन दे रहे हैं या हमारी बॉडी को हम तैयार कर रहे हैं कि भाई इस तरह का इन्फेक्शन हमें आ सकता है आगे। तो हम जैसे अपने आप को एक बचाव, आगे कोई अगर हमें सीवियर इन्फेक्शन आए या हमें जब असली वायरस आए तो हमारी बॉडी में उससे लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे उस बॉडी में पहले से हो। तो हम बहुत ही माइन्यूट, बहुत मिलियंस के पार्ट्स में वायरस का एक छोटा सा बहुत ही कटा हुआ टुकड़ा, जो पूरा वायरस भी नहीं होता, या वायरस की बहुत ही, जो उसमें कि बहुत ही पूरा वायरस हो गया तो उसका एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस अंदर भेज दिया, कुछ ऐसे, क्योंकि वो उसमें पूरा वायरस बिल्कुल भी नहीं होता, उसको बॉडी में भेज दिया। उससे बॉडी में इन्फेक्शन, ऐसा रिएक्शन आता है कि कोई इन्फेक्शन आया है और उसके लिए बॉडी में कुछ एंटीबॉडी और वो सब तैयार होती है। ठीक है। यूजुअली ये जो प्रोसेस है, इसमें तैयार होने में बॉडी को तैयार नए इन्फेक्शन के लिए 7-8 दिन लग जाते हैं। अब जब हमारे पास असली इन्फेक्शन आता है तब इतना टाइम हम पे बचता नहीं और इतने में वो इन्फेक्शन अपना उसके काफी ज्यादा उसकी वजह से खराबी होने लग जाती है। ठीक है। अब अगर हम पहले से ही उसमें बॉडी को तैयार कर देंगे, अगर कोई मेजर इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तो वो इन्फेक्शन को वहीं की वहीं दूसरे-तीसरे दिन में उसको खत्म कर देगा। ठीक है। तो एक छोटा सा जो इन्फेक्शन अगर होगा तो फीवर आता है और वो आता है तो फीवर तो उसकी वजह से, यानी कि ये जो बुखार आने का संकेत है ये बताता है कि आपके शरीर के अंदर वो वैक्सीन काम करने लगी है, यानी कि इसका संकेत अच्छे रूप में इस तरीके से भी कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं इस बीच जरा कॉलर्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद से राखी शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राखी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हमारे नोन में जो कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया और उसके 2-3 दिन विदिन 2 डेज सीरीज में वो लोग बेड रिडन हो गए या बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अभी तक भी बीमार हैं, कुछ एक्सपायर भी हो गए जो अब नहीं है। तो इसका क्या रिएक्शन है? मतलब उन लोगों को काफी अनइजीनेस हुई और वीकनेस, कुछ लोगों को तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है जो अभी 2-3 महीने में भी ठीक नहीं हो रही। तो ये मिथ है या मतलब क्या रिएक्शन है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज डॉक्टर बनाइए सर। हाँ, समस्या होगी। मैं फिर आपको ये क्लियर कर दूं, ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक महज संयोग है। वैक्सीन से ऐसा नहीं हो सकता कि बेड रिडन हो जाए। इतने लोग लगवा रहे हैं, बुजुर्ग लगवा रहे हैं, ये इससे छोटे में हो सकते हैं, प्रतिक्रिया आपकी शरीर दे सकती है कि बुखार हो जाए, जहाँ टीका लगाए वहाँ लाली हो जाए, वहाँ दर्द हो जाए, वो तो संभावना है और वो भी 2-3 दिन तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। लेकिन 2-3 दिन से बेड रिडन हो जाए महज संयोग है। तो इसलिए आपको अपने फिजिशियन से जरूर ये जांच करानी चाहिए कि क्या इसी दौरान कोई और बीमारी तो नहीं होगी, उसकी जांच कराएंगे और उसके मुताबिक उसका उपचार कराएंगे। तो आपको मन में ये बिल्कुल भ्रांति नहीं रखनी है कि ये कोरोना वैक्सीन के कारण हुआ है। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग लगवा रहे हैं। आप देखिए हमारे देश में भी 50 करोड़ लोग लगवा चुके हैं। आप अगर हम कैथल जिले की बात करें
लगभग 60% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो आप ये देखिए, और जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जिसमें मैं भी हम आते हैं, हमारे अस्पताल के लैब टेक्नीशियन आते हैं, या हमारी स्टाफ नर्सेस आती हैं, या सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, वो लगभग 97% जो कैथल जिले के हैं वो कोरोना से बचाव का टीका लगवा चुके हैं, और 78% जो है फ्रंटलाइन वर्कर लगवा चुके हैं, जिनमें नगर पालिका कर्मचारी, नगर और आंगनबाड़ी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू राजस्व विभाग के कर्मचारी, ये फ्रंटलाइन वर्कर में आते हैं। निश्चित है कि जैसे सरकार ने प्रयास किए, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं, तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वैक्सीनेशन बढ़ रही है। लेकिन दूसरी दुखद पक्ष ये है कि लोग इससे थोड़े लापरवाह हो गए हैं, और अगर बुखार भी होता है, जैसे डॉक्टर लवलीन ने कहा, एक लक्षण है कि वो वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रही है, और वो भी 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता है। बचपन में लगवाने के बाद अगर शरीर के अंदर कोई भी बदलाव हो रहा है तो सभी लोग वैक्सीनेशन के साथ इसको जोड़ रहे हैं, पैरासीटामोल की गोली देता था। बिल्कुल, और ऐसा नहीं करना है, आपको सभी चीजें वैक्सीनेशन के साथ जोड़ करके नहीं रखनी है। आप अगर 1-2 दिन तक तो आपको शरीर के अंदर अगर बुखार होता है या आपको दर्द होता है तो ये तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो होती हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आपको होता है तो आप अपने डॉक्टर से, नजदीकी जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह इस पर ले सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मंजीत, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मंजीत, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, बहुत स्वागत है मंजीत, अपना सवाल रखिए। हाँ जी सर, मैं दरअसल मेरी टांग में ना, जो राइट वाली टांग है बहने वाली, उसमें जांघ से लेके और नीचे पैर के गिट्टे तक 5-6 जगह ब्लॉकेज है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से गिट्टे के पास जख्म हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि वो अपना कोरोना वाला टीका मैं लगवा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, डॉक्टर लवलीन मंगड़ा, जरा इस पर भी जवाब दे दीजिए, हालांकि इसी तरीके से कई सवाल इससे पहले भी आए हैं। आप लगवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लगवा लीजिए। ठीक है मंजीत, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक कर लें। लेकिन इस दौरान डॉक्टर लवलीन, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि पहली जो डोज है वो बहुत हद तक लोगों को लग चुकी है, और इसके लिए चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे डॉक्टर्स की टीम की, आप ये कह लीजिए कि प्रशंसा इस पर है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, आप या फिर बहुत से ऐसे नेता जो कि आगे आकर के फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के उन्होंने बार बार लोगों से गुजारिश की, और इसी वजह से पहली जो डोज है वो कई लोगों को लग चुकी है। लेकिन दूसरी डोज ना लगने के पीछे, क्योंकि पहली डोज लगने का तो एक बड़ा आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन जब दूसरी डोज की बात हम करते हैं तो वो आंकड़ा कुछ हद तक अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां तक पहुंचना चाहिए था। क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आते हैं? क्या एक बार फिर से कुछ इसी तरीके से टीका उत्सव बनाने की या उसको बनाने की ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए? मैं आपसे थोड़ा सा, इसमें जिसने पहली वैक्सीन लगवाई है वो दूसरी भी लगवाएगा, लेकिन बस उसका जो फर्क है, जैसे ज्यादातर कई जगहों पे हमारे यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, तो जो कोविशील्ड है, जो उसका जो दूसरा जो डोज लगना है वो 3 महीने बाद लगना है। तब जैसे किसी ने भी लगवाई तो उसकी अभी तक कईयों की तो डेट ही नहीं आई है उसकी ना, कि जो दूसरी वैक्सीनेशन लगवाना है। तो एक इसका बड़ा कारण ये है। लेकिन जितने भी ज्यादातर केसेज हैं जिन्होंने फर्स्ट लगवा लिया वो सेकंड लगवा रहे हैं। हमें जो समस्या आ रही है, वैक्सीन बहुत उपलब्ध है, काफी अच्छी अवेलेबिलिटी में भी उपलब्ध है, हमारे हॉस्पिटल में भी लग रही है, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में भी। लेकिन ये है कि अभी भी वैक्सीन, ऐसे कई लोग हैं जो पहली वैक्सीनेशन नहीं लगवाने, वरना मैं भी किसी भी पेशेंट को अगर बोलता हूँ वैक्सीन लगवा के आओ फिर मुझे दिखाना, तो वैक्सीन लगवा के आता है, उसको फट से वैक्सीनेशन मिल जाती है, वो 10 मिनट के बाद मेरे पास वापस आ जाता है कि सर वैक्सीन लग गई, देखिए नहीं। ठीक है, पहली वैक्सीन का तो कोई ठीक है सर, वैक्सीन को लेकर के ये बहुत सारी चीजें, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। किसी को भी ना मिले तो एक आज हमने ग्राम दर्शन नाम से पोर्टल बना दिया है। कंप्यूटर लिखो, अपने गांव लिख के भेज दो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी डिमांड अपने आप पूरी हो जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। सारे काम ऑटोमेटिक कर दिए। गांव में बिजली 24 घंटे आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? कितने घंटे आती है? जगमग स्कीम चलाई थी, और स्कीम के अंदर धीरे धीरे गांव वालों को कहा कि भाई अपने छोटी मोटी कमियां उसको दूर कर लो, कुंडी जो लगाते हो उसको दूर कर लो, बिल टाइम से भरना शुरू कर दो, मीटर बाहर लगवा लो, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। मुझे खुशी है कि इस गांव को 10 जुलाई 2021, आज से 1 महीना पहले, जगमग में 24 घंटे बिजली हमने दे दी थी। 1 महीने से आई होगी, उससे पहले नहीं आई होगी, और उसके लिए हमने 1 करोड़ 2 लाख रुपए अलग से खर्च किया था। फिर 11 केवीए इब्राहिमपुर का जो 3 गांव कुराड़, कामी और देवड़ू,
इनको बिजली की सप्लाई अब 24 घंटे की जा रही है। और यहाँ का जो लाइन लॉस होता था पहले 50% था बिजली की जो चोरी होती थी, मैं बधाई देता हूँ आपको कि अब सिर्फ 20% रह गई है, सिर्फ 20% रह गई है। तो आप लोग जितना सहयोग और साथ दे रहे हैं, जितना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझो आप 1 कदम आगे बढ़ाओगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लगातार आप 4 कदम बढ़ाओगे, हम 8 कदम बढ़ाएंगे, आपसे पीछे नहीं रहेंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे खेल की बात हो। एक बात और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले कहूंगा कि कुछ इलाकों में कुछ ऐसे लोग जो भोले बड़े किसानों को बहका रहे हैं, बहका क्या रहे हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम ऐसा आ रहा है तुम्हारी जमीनें बिक जाएंगी। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी ये सरकार कभी ईश्वर सोच भी नहीं सकती कि किसान का कोई नुकसान हो जाए। ये प्रदेश, ये देश किसानों का है और किसान के हित में जो अच्छे से अच्छा काम करना होगा हम करेंगे, चाहे उसको बीज है, खाद है, चाहे उसकी दवाई दिलवानी है, चाहे उसको ऑर्गेनिक है, चाहे पशुओं की रखरखाव करना है, चाहे उसका कोई खराबा हो गया उसका मुआवजा देना है, चाहे 24 घंटे बिजली देनी है, पानी देना है, या फिर उसकी फसल होती है तो उस फसल का, उसकी बिक्री का विषय है। बाकी प्रदेश, सारे देश की 2 फसलें, धान और गेहूं, इसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं मंडियों में। ये हरियाणा सरकार 11 फसलें वो प्रोक्योर करती है हरियाणा के अंदर, 11 फसलें। ना पंजाब करता, ना राजस्थान करता, ना यूपी करता, कोई आसपास का सरकार जो नहीं करती है। हम गेहूं धान के अलावा कपास है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली है, ये सारी फसलें और सब्जियां। सोनीपत जिला तो सब्जियों का घर है। इन सब्जियों में हमने कहा कि कभी सब्जी ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो सस्ती हो जाती है। मंडी में सस्ती हो गई और इतनी सस्ती हो गई कई बार हम सड़कों पर फेंक के आ जाते हैं। हमने कहा सड़कों पर मत फेंको, जिस भाव के बेचाओ। अगर आपको घाटा हो जाएगा तो घाटा सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए। तो इस योजना में हर एक किसान को उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने का हम काम करेंगे। कभी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। और उसको आगे कैसे, बैंक से पैसे कैसे मिलेंगे उसको, बाकी अब प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया हर एक किसान को साल का वो देना शुरू कर दिया, किसान मान सम्मान निधि। और हमने तो किसान के साथ साथ बाकी जो गरीब परिवार हैं उनको भी देना शुरू कर दिया। परिवार पहचान पत्र बनाया। इस परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए से नीचे अगर किसी की आमदन है उसको 6,000 रुपए साल का हम भी देंगे। उनको बीपीएल के कार्ड की सब सुविधाएं देंगे। और जो बहुत कम आमदन के लोग हैं उनके लिए योजना बनाई है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उनका भी गांव-गांव में हमने सर्वे कराना शुरू किया है। हमारे पास 50,000 ऐसे परिवार जिनकी आमदन 50,000 रुपए से भी नीचे है, यानी साल की 3-4 हजार, वो अपने घर का गुजारा मुश्किल से कर सकता है। ऐसे परिवारों में हमारे अधिकारी जाएंगे कि इस आय को डबल कैसे करना है। उनको घर में छोटा मोटा काम करने की जो जरूरत है पूरी करेंगे। किसी को 2 भैंस बांधनी है बंधवा देंगे, किसी को 4 गाय बांधनी है वो बंधवा देंगे, किसी को छोटी कोई दुकान करनी है वो करवा देंगे, किसी को कोई छोटा मोटा उद्योग अपने घर में कोई चीज बढ़ाने का काम करना वो करवा देंगे। कोई छोटी मोटी नौकरी में हम अगर उसकी मदद कर सकते हैं, उसको स्किल डेवलपमेंट का, उसको यानी कौशल विकास ये सिखा देंगे ताकि कई प्राइवेट नौकरी कर सके। तो ऐसे बहुत प्रबंध कर रहे हैं कि गरीब परिवारों को सबसे पहले उसका अधिकार है। गरीब अगर एक बार खड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो हमारी बहुत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अमीर जो है वो अपनी गाड़ी अपने आप चला लेता है। मध्यम वर्गीय है जो नौकरी पेशा है वो अपना कुछ ना कुछ घर का काम चला लेता है। लेकिन जिसके घर में कुछ नहीं है, बहुत परिवार ऐसे मिलेंगे और बहुत तो ऐसे हैं जो आगे मांग भी नहीं सकते हैं, हाथ भी नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारी योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमने तय किया कि सरकार की योजना, ये जो परिवार पहचान पत्र की स्कीम बनाई है, इसमें वो योजना गरीब से गरीब के घर में हमारा सरकारी अधिकारी लेके जाएगा कि ये आपके लिए फायदा है, आप इसको ले लो। तो सरकार वैसी नहीं है कि आपको द्वार द्वार घर घर जाना पड़ेगा। अब हम
सरकारी चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। आपकी कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, कोई भी प्रकार की बात हो, तो इन सब बातों के लिए एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई कमी रह जाए तो आप हमारे तक पहुंचाने का काम करें, अपने अधिकारी के माध्यम से करें, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करें, आप सोशल मीडिया से करें, जैसे भी आप बात हमारे तक भेजेंगे आपकी समस्या का हम हल कराएं। तो अंत में मैं खास करके सुमित के परिवार के बारे में जरूर कहूंगा कि एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार जिसको कहना चाहिए, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करते हुए भी अपने बालक को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाने तक तैयार किया। इनके पिताजी ने भी बहुत मेहनत की होगी। तो मैं इनको परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस गांव को भी बहुत बहुत शुभकामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को इससे पहले तक आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जिससे सीधे सीधे जनता को फायदा मिल रहा है और हर एक जरूरतमंद तक कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर के प्रदेश की सरकार की मंशा है और कोशिश यही है कि हर एक नागरिक तक आप जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा पहुंचाया जा सके। और इसी को लेकर के ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, सम्मान यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सरकार के द्वारा ये भी बताया गया कि जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो जनता को केंद्र में रख करके ही बनाई गई। अगर कोई नागरिक अगर वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है या उस संबंधित विभाग तक नहीं पहुंच पाता है तो उनके लिए उनके घर तक ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि उनके घर तक पहुंच करके उनको राहत पहुंचाई जा सके, उनको मदद की जा सके, उनको जरूरत का सामान पहुंचाया जा सके। और इसको लेकर के चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, ऐसे कार्यक्रम हो, आप ये सभी इस दौरान चलाए भी गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक आप जो राहत है वो पहुंचाई जा सके। तो नाहरी गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इससे पहले तक आप सुन रहे थे और तस्वीरें इससे पहले तक आप देख भी रहे थे और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हैं जहां पर नाहरी गांव में पहुंच करके मुख्यमंत्री ने जितने भी नाहरी गांव के लोग हैं उनको इस दौरान संबोधित किया, उनको सीधे सीधे उनसे बात भी की और उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और इस बीच बड़ी खबर, नाहरी गांव में सीएम ने जनता को संबोधित किया और नाहरी गांव से प्रदेश के लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाई। जगमग योजना से गांव में 24 घंटे बिजली दी गई है। किसानों के लिए कई योजनाएं प्रदेश की सरकार लेकर के आई है और इसमें बहुत हद तक फायदा किसानों को मिला है। नाहरी गांव पहुंच करके सीएम ने जब जनता को संबोधित किया तो उसमें कई बातों को साफ किया। जगमग योजना से कैसे गांव को फायदा पहुंचा है और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया है, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। और ये आप तस्वीर एक बार फिर से देखिए, मुख्यमंत्री उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान माला पहनाकर को उनको सम्मानित किया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग के पैर भी छुए। दरअसल ये हमारी परंपराओं में भी रहता है और परंपराओं के आधार पर मुख्यमंत्री ने अपने से बड़े का आशीर्वाद भी लिया है। नाहरी गांव में जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो प्रदेश की जो जनता है उनको संबोधित भी किया और इस दौरान ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनको माला पहनाते हैं और उसके बाद पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ये परंपराएं होती हैं, ये संस्कृति है और इसी के तहत उन्होंने पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लिया। और साथ ही साथ रवि दहिया के गांव में मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने जो प्रदेश के अंदर बदलाव आया है, पहले के मुकाबले अब जो चीज़ें बेहतर होने लगी हैं उसके बारे में सभी लोगों को बताया भी गया और ये भी बताने की कोशिश की कि 24 घंटे बिजली अब जगमग योजना के जरिए प्रदेश के लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि जो प्रदेश के अब लोग हैं वो पूरी तरीके से आसानी के साथ अपनी जिंदगी जी सकें, उनके लिए बहुत सरलता उनके जीवन में आ सके, ये कोशिश की गई है। और इसीलिए यहाँ पर इस मंच के जरिए भी यहाँ पर कोशिश यही थी कि जो अपने से बड़े हैं उनको सम्मानित किया जा सके। और ये आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छुए, माला पहना करके उनको सम्मानित किया और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लिया।
तो प्रदेश के हर एक नागरिक के साथ जुड़ करके जो सरकार आगे बढ़ सके, काम कर सके, इसके लिए कोशिशें रही हैं। और इसी दौरान ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया को उनके गांव में पहुंचते हैं, नाहरी गांव में, और इस दौरान प्रदेश के लोगों को नाहरी गांव से संबोधित भी करते हैं। बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्योंकि 102 साल के बुजुर्ग को इस दौरान सम्मानित किया है, और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया है, उनके पैर छुए हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों को ये बताने की कोशिश भी की है कि प्रदेश के अंदर जो गांव हैं, खास करके ग्रामीण जो इलाके हैं, उनमें कितना बदलाव आ सका है। गांव के अंदर बिजली को लेकर के संकट जो एक लंबे समय तक बना रहा, कई इलाके ऐसे रहे जहां पर बहुत लंबे समय तक बिजली के कट लगते रहे, लेकिन अब उन चीजों के अंदर बदलाव किया गया है। बिजली हर एक गांव तक पहुंचाई गई है, सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्थाएं प्रदेश के लोगों को मिल सके, ये भी बताया गया। बड़े बुजुर्ग है, सीएम साहब ने मेरा भाई इस बात करने के लिए मैं इन बुजुर्ग का सुनया है। तो मुख्यमंत्री ने 102 साल के बुजुर्ग को सम्मानित किया, और साथ ही साथ इस दौरान गांव के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, बिजली की व्यवस्था जो गांव के अंदर पहुंचाई गई है, उसके बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब नाहरी गांव पहुंचे तो ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के गांव में मुख्यमंत्री पहुंचते ही सबसे पहले बुजुर्ग को सम्मानित करते हैं, माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाता है, उनको पैर छू करके उनका आशीर्वाद दिया जाता है। साथ ही बताया जाता है कि अब गाँव के अंदर खास करके ग्रामीण स्तर पर क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, कैसे उन तक जो आम जनता है उनका फ़ायदा ले सकती है, क्योंकि आयुष्मान योजना के ज़रिए भी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं उसमें कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा योजना के ज़रिए कैसे ज़रूरतमंद लोगों तक राशन दिया जाना है, बांटा जा रहा है, उसको लेकर के जानकारी दी गई। जगमग योजना के ज़रिए जो गाँव का अंधेरा है उसको दूर करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उस पर भी बताया गया। तो इस बीच ये खबर ओलंपिक पदक विजेता के गाँव में जब पहुँचते हैं मुख्यमंत्री, तो उससे जुड़ी ये खबर, ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे और सीएम ने गांव वालों को इस दौरान संबोधित किया। और मुख्यमंत्री के संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने इस पर सबसे पहले नजर बनाई। गांव में 24 घंटे बिजली दी गई है और किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, गाँव तक बिजली की व्यवस्थाएं आप सुचारू रूप से की जा सकें, उन तक वो बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। सीएम ने गांव वालों को संबोधित किया और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी इस दौरान दी है। किसानों की खुशहाली के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रही है, ये भी इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया। कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसानों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, उससे सीधे सीधे जो किसान हैं उनका जुड़ाव है, किसानों के फायदे के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। और मुख्यमंत्री दरअसल इस दौरान कई बातों को साफ करते हुए रवि दहिया को इस दौरान मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, और साथ ही साथ सीएम ने रवि दहिया को जब सम्मानित किया तो उसमें कई और चीजें साफ की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।